देखिए सबसे पहले तो अपर्णा की बात कर लें। आपने काफी इनके जाने से या आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी में। 2017 का चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से लड़ा था और रीता बहुगुणा के हाथों, ये बीजेपी की थी रीता बहुगुणा, उनके हाथों ये हार गई थी। तो इनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस तो हैं और बीजेपी को लगता होगा कुछ फायदा होगा इनके आने से। ये जरूर है कि जो मुलायम परिवार में जो संतानें हैं या बहुएं हैं, बताया जाता है कि ये इंग्लैंड से इनकी पढ़ाई हुई है। इनके पास कोई 22 करोड़ रुपए की संपत्ति है और 5 करोड़ रुपए की कार में ये चलती हैं। इनका कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है और बीजेपी को इनके आने से मेरा ऐसा मानना है कि नुकसान ज्यादा होगा फायदे के बजाय। और समाजवादी पार्टी को फायदा इस हिसाब से होगा कि इनके रहने से जो नुकसान हो सकता था पार्टी में, वो अब कम हो जाएगा। तो इसलिए इनके जाने और न जाने से, अब दूसरा मैं एक पारिवारिक मामला है इसलिए उसमें पढ़ना नहीं चाहता कि इनको कितना परिवार में बहू का दर्जा डिम्पल के मुकाबले प्राप्त है नहीं है। मैं वो एक पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, तो मैं उसमें ये जो बार बार कहा जा रहा है बहू वगैरह, तो उसका कोई बहुत रिकॉग्निशन कितना है, ये विवाद का विषय है। दूसरा, आपने मनेका गांधी और इनके बारे में बात की। वो मनेका गांधी का मामला पूरी तरह से अलग है। वो मतलब जो राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की बहू, पत्नी और एक एक्सेप्टेड बहू वो रही हैं उस परिवार की, और उन्होंने एक वैचारिक मामलों के चलते या पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और बीजेपी में अब उनकी क्या स्थिति है ये भी आपको पता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव से उनको हटा दिया गया है, वरुण को भी हटा दिया गया है। तो मंत्री तो खैर है ही नहीं वो। तो इसलिए 2024 में पार्लियामेंट को लेकर क्या स्थिति बनती क्लियर नहीं है। तो मैं अपर्णा यादव के बारे में तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। बीजेपी में लखनऊ में सीटों को लेकर कलह ज़्यादा बढ़ सकती है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा विवाद हो सकता है, पर उनका कोई पॉलिटिकल लाभ मिलेगा बीजेपी को, वो मैं नहीं कह सकता। दूसरा, आपने अमित शाह का कहा है, तो अमित शाह कोई जनमानस को प्रभावित करने वाले नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। वो 300 लोगों की मीटिंग लें या 3 लाख लोगों की मीटिंग लें, वो उनकी अपील प्रधानमंत्री मोदी की तरह की नहीं है। वो रणनीतिकार हैं। वो असंतुष्टों को जाने से रोक सकते हैं और दूसरी पार्टी के असंतुष्टों को पार्टी में ला सकते हैं। वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, पर गेन उनके हाथों हो जाएगा, वो इस तरह का अनुभव नहीं है। बंगाल का अनुभव हम देखें, केरल का देखें, हाल के उपचुनाव का देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के परिणाम देखें 2018 के। महाराष्ट्र का भी घटनाक्रम देख लें, जो जिस तरह से शिवसेना ने साथ छोड़ा। तो अमित शाह के बारे में ओवर एस्टिमेशन ज़्यादा है और उनका कोई ग्राउंड रियलिटी में रोल कितना होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा लोकल है और अमित शाह पूरी तरह से आउटसाइडर हैं। आप अगर कहते कि राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश में इंडक्शन से या उनको भूमिका देने से क्या फर्क पड़ेगा,
तो अपन शायद कुछ बात कर सकते थे कि हाँ कुछ फर्क पड़ेगा। पर राजनाथ सिंह को तो पूरे परिदृश्य से बाहर ही रखा गया है। तो जो बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि उनके पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है, और बाहरी नेताओं के दम पर, जैसे बंगाल में हालत हुई कि इन्होंने तृणमूल से लोगों को लिया और वहां अपना क्लाउड खड़ा करने की कोशिश की, पर पूरी की पूरी हार हुई। वैसा ये उत्तर प्रदेश में अगर कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे रोक देना राजीव जी, जब भी आप ठीक समझे मैं बिल्कुल रुक बिल्कुल। जाऊंगा। आपने नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया तो बहुत ही एक डिप्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें निराशा है पूरी। उत्तर प्रदेश में एनडीए नाम की कोई चीज नहीं है जैसा वो दावा कर रहे हैं। एनडीए के नाम पर उनके साथ अपना दल और निषाद पार्टी है जिसका कि जिक्र उन्होंने किया। 2017 में निषाद पार्टी को केवल एक सीट मिली थी और उसका वोट शेयर 0.62% था। 0.62। और अपना दल को 9 सीटें मिली थी, उसका जो वोट शेयर था 1.98% था। 1.98। बीजेपी का जो शेयर था वो 39.67% था। तो आप 39.67% में इन दोनों दलों के कंट्रीब्यूशन को देख लीजिए कि क्या था, और वो इस बार क्या कर सकते हैं। अगर अब राजभोर होते साथ में, या बुद्धि प्रसाद मौर्य होते, या और तमाम दल होते, तो मैं समझ सकता था। आपने जो एक बात कही कि बीजेपी को आप कमजोर मानते हैं, मतलब कार्यकर्ता वहां कमजोर हुए हैं, ऐसा आपने कहा। अगर मैं ठीक से समझा हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी में कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। बीजेपी बेसिकली कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैं अभी इस आज की स्थिति में ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है। मैं अभी भी मानता हूं कि लड़ाई काफी जिसको कहते हैं कांटे की टक्कर है। हालांकि 2017 के चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में 18% का फर्क था वोट शेयर में। तो मैं अब जो हवा बन रही है वो तो एक मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो योगी को प्रधान वो बना रहा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। और एक दूसरा मीडिया है जो थोड़ा सा बीजेपी को हराने की तरफ इंक्लिनेशन है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी स्थितियां उतनी उस तरह की परिपक्व नहीं हुई है कि हम कोई इस तरह की बात करें। आखिरी आखिरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि वो ये कि आपने कहा कि सीएम पद के दावेदार योगी हैं। मेरा आपसे निवेदन है राजीव जी की योगी अब सीएम पद के दावेदार नहीं है। योगी केवल तभी रहेंगे सीएम पद के दावेदार कि पिछली बार की तरह अगर वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 312 सीटें प्राप्त कर लेते हैं, या एनडीए को 325 के करीब सीटें मिल जाती हैं, और हिंदुत्व का कार्ड वहां कामयाब हो जाता है, जो कि मुझे लगता नहीं है इस बार होगा, क्योंकि पूरा खेल अब बदल गया है। तो लड़ाई बहुत अलग चली गई है, क्योंकि दांव पर वहां बहुत अलग चीजें हैं। अखिलेश के लिए अलग है दांव वहां, और नरेंद्र मोदी के लिए अलग है। दोनों के स्टेक्स कॉमन नहीं है राजीव जी। जहां स्टेक्स कॉमन होते हैं वहां आप चीजों के को अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ दोनों के स्टेक्स बहुत अलग हैं।
तो उसमें लड़ाई के जो हथियार हैं और लड़ाई का जो साजो सामान है वो भी अलग है। तो अखिलेश ऊपरी तौर पर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और उन्होंने अपर्णा जी के जाने पर वो जिस तरह से अपना एक पोस्चर उनका है अभी, पब्लिक पोस्चर पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो कॉन्फिडेंस का है। और अब तो उन्होंने घोषणा भी कर दी है शायद कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। पहले तो उन्होंने मना किया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किन मजबूरियों के चलते वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बहुत